मतलब है आइजन वैल्यू क्या होती है? जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन थी, लंबी चौड़ी इक्वेशन जो है, उस इक्वेशन में अगर आप देखेंगे क्या बताया था मैंने, आइजन वैल्यू किसको बोलते हैं? पारुल, आइजन वैल्यू किसको बोलते हैं उसमें, उस इक्वेशन के अंदर आइजन वैल्यू का क्या मतलब है? अरे बोलो। आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शन बताया था, भूल गए? नोट्स पढ़ते हो या नहीं दीपक? अभी मेरे सामने पढ़ने लग जाते हो। हाँ, पढ़े नहीं नोट्स? किसी ने भी नहीं पढ़े? सर हाँ बोलो। उस दिन समझा ही नहीं था ये आप आइजन। आप क्लास में थे दीपक उस दिन? सर थे। समझ में नहीं आया तो ये बात अंदर से कब निकलेगी? अगली साल। ये मेरे को बोलना था ना सर। अभी मैं अच्छा क्लास में आते के साथ सबसे यही पूछता हूँ, बेटा किसी को कोई डाउट है मेरे को बोलो। किसी ने अभी जब आप बोलोगे, अब मैंने जब पूछा आपसे तब आप बोल रहे हो कि सर हाँ मेरे को समझ में नहीं आया। अभी मेरे से पहले पूछना था कि सर ये चीज थोड़ा सा बता दो, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? क्या चीज समझ में नहीं आई वो बताओ। ये आइजन वैल्यू समझ में नहीं आई, ये तो अभी छोटी सी चीज है। ये पूरा ही समझ में नहीं आ रहा। ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेटा सब चीज एक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सबसे पहले देखो, मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, 5 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते बेटा क्योंकि और भी चीजें आगे बढ़ानी है। तो एक बार शॉर्ट में देखो, आप समझो, जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, इसमें 2-3 चीजों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले आपने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा, डी ब्रॉगली पढ़ा, फिर हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने कहा बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस था एर्विन श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का। तो श्रोडिंगर ने बेटा इतनी लंबी चौड़ी जो इक्वेशन बनाई थी, इसका इंपॉर्टेंस ये था कि हमें ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन कहां पर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लगातार बेटा रिवॉल्व कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने बेटा क्या किया, एक वेव इक्वेशन बनाई, और उस वेव इक्वेशन को बेटा हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं, साई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और साई की वैल्यू से बेटा साई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। साई स्क्वायर की वैल्यू जब आ जाएगी तो आपके पास क्या आ जाएगा कि किसी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बेटा किसी पोजीशन पर कितना एम्पलीट्यूड है। यानी मान लो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर एक ऑर्बिटल है जिसमें बहुत सारी पोजीशंस हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो बेटा उस पॉइंट के ऊपर काफी सारी चीजें आपको पता चल सकती हैं। एक तो ये कि वो इलेक्ट्रॉन कहां पर है, जिसकी एनर्जी मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन बेटा किसी पोजीशन पर कब होगा, है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व कर रहा है। तो जैसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अगर आप साई स्क्वायर की वैल्यू को निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पर इसकी साई स्क्वायर की वैल्यू कम है, यहाँ पर साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है। तो आपको क्या आइडिया लग गया दीपक कि साई स्क्वायर की वैल्यू जहां पर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अभी इस वक्त है यहाँ पर इस चीज पर लोकेटेड है, इस पॉइंट पर। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट लिखे हुए थे इस इक्वेशन में। क्या था, डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा साई स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर बताया था आपको, तीनों एक्स वाई जेड की कोऑर्डिनेट्स है ना बेटा। पहले तीनों कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, फिर उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस एक कांस्टेंट है 8 पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी। फिर मैंने बताया बेटा दूसरी चीज क्या पता चलती है इस इक्वेशन से, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पता चलती है। काइनेटिक एनर्जी बेटा कैसे निकालोगे, ई माइनस वी का मतलब क्या था, ई का मतलब टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी टोटल है, उसमें से वी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया ई माइनस वी, तो आपके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। ठीक है, प्लस दूसरी साइड बेटा क्या लिखा हुआ था, फाई, और ये मैंने बोला था इसको आइजन फंक्शन भी बोलते हैं, आइजन फंक्शन भी बोलते हैं। तो बेटा बेसिकली देखो सुनो, श्रोडिंगर की इक्वेशन तीन चीजों के ऊपर बात कर रही है। एक तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, ठीक है सुनील, इलेक्ट्रॉन की सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल आपको कभी नहीं समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, और इलेक्ट्रॉन का जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब कि बेसिकली वही कि साई की वैल्यू कितनी है। ठीक
ठीक है, तो वही दो चीजें हैं, पोजीशन और एनर्जी, दो चीजों के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। श्रोडिंगर की इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन सिर्फ यही बता पा रही है कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली कहां पर है, उसकी कितनी एनर्जी है। जैसे बोर्स मॉडल में भी बेटा ये सब चीजें थी, लेकिन बोर ने आपको क्या नहीं बताया, बोर ने बेटा ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन किस जगह आप ढूंढ पाओगे, है ना। ये सब चीजें कब पॉसिबल हो पाई, जब हेजनबर्ग प्रिंसिपल आया, तो उन्होंने बताया कि बेटा कि किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ 100% एक्यूरेसी के साथ मूव वो मतलब फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। इससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू को निकालते हो तो डेल्टा वी की वैल्यू चेंज हो जाती है वहां पर, है ना, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद श्रोडिंगर ने इसी का यूज किया, श्रोडिंगर ने बेटा इस हेजनबर्ग प्रिंसिपल को यूज किया और क्वांटम मैकेनिक्स को बनाया। क्वांटम मैकेनिक्स के फादर को बोला जाता है, ऐसे भी बोलते हैं, श्रोडिंगर इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को बेटा एक सबसे ज्यादा अगर कोई ऊपर लेके गया तो वो थे श्रोडिंगर, ठीक है। इसकी शुरुआत तो हो गई थी डी ब्रोगली रिलेशन से, ठीक है अक्षय, डी ब्रोगली रिलेशनशिप बेटा शुरुआत कर चुके थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में बेटा वो था एरविन श्रोडिंगर का, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई करके दिखाया उन्होंने, तो इलेक्ट्रॉन के बेटा साई स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट किया। जब साई स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली बेटा लगातार आप देख सकते हो कि किसी टाइम पर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, साई स्क्वायर की वैल्यू को निकाल के देख सकते हो, मैंने बताया ना ऑर्बिटल के अंदर हम चेक कर सकते हैं कि कहां पर वो होगा, लेकिन हाँ 100% एक्यूरेसी तो तब भी नहीं होगी, लेकिन एक रीजन बताया जा सकता है बेटा, पारुल एक रीजन बता सकते हैं कि भाई इस रीजन से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और इस रीजन में अब पहुंच चुका है, बस सिंपल ये चीज है और कुछ नहीं है। ये सब बड़ी बड़ी जो चीजें हैं ये सब आपको पढ़नी है, लेकिन इसका यूज यही है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होती है और इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन होती है, बस यही चीज आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब बेटा इसके बाद ये है, देखो फिर आइजन वैल्यू और आइजन फंक्शंस का मतलब समझ लो। तो जैसे मान लो अगर श्रोडिंगर की इक्वेशन में बेटा कुछ ना कुछ साई की वैल्यू निकलेगी, तो जो साई की वैल्यू को जो निकल रही है उसको तो आप बोल दोगे आइजन फंक्शन है, ये क्या है बेटा, आइजन फंक्शन है ये। और वहां से जो v की एनर्जी की वैल्यू निकलेगी, E माइनस वी को अगर सॉल्व करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू जो निकलेगी, जो कैलकुलेटेड एनर्जी आएगी, उसको क्या बोलोगे, सिंपली आइजन वैल्यू। बस इस तरीके से याद करना है बेटा, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये चीज नहीं है इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है ना, धीरे धीरे आप इनको बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक बेटा हमारा है क्वांटम नंबर, ठीक है। अब ये तो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ लिया था, तो क्वांटम नंबर पर थोड़ा ध्यान देंगे, व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो बेटा देखो अब आप एक चीज समझना, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो बेटा उसके लिए हम कुछ नंबर्स का यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं बेटा, कुछ नंबर्स का यूज करते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है पारुल। क्वांटम नंबर्स कुछ बेटा एक ऐसे नंबर्स हैं, सिंपली नंबर है, कुछ ही है 1 2 3 4 कुछ भी ऐसे इंटीजर्स हो सकते हैं, और ये वैल्यू बेटा आपको ये बताती है कि किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन कैसा होगा। ओरिएंटेशन समझते हो कि वो कैसे लोकेटेड है, कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, जेड एक्सिस पर है, कौन सी एक्सिस पर है। और फिर एक चीज और बता सकते हैं कि वो रोटेशन कैसे कर सकता है, किस साइड बेटा रोटेट हो रहा है। अब रोटेशन भी अगर देखो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो दो तरीके से होता है, पढ़ा है बच्चों बेटा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है, सब चीज पता चलेगी। ये सारी चीजें बेटा किससे पता चलती है, बाय द हेल्प ऑफ सम नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स इनको बोलते हैं, ठीक है, दैट इज क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन बेटा क्या हो गई, इट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स, ठीक है। सिंपली बेटा क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर इट इज सेट ऑफ, ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो क्या है बेटा, ये इट इज ए सेट ऑफ 4 नंबर, 4 नंबरों का सेट है, 4 टाइप के होते हैं क्वांटम नंबर, ये बेटा सेट है, इट इज ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर या 4 नंबर्स, ठीक है, जो कि बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में सब राम कहानी सुनाए,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा खाका तैयार करें, पूरा उसके बारे में, चाहे उसकी एनर्जी हो, ठीक है, चाहे उसका ओरिएंटेशन हो, चाहे उसकी पोजीशन हो, चाहे उसका साइज हो, सब चीज बताएगा आपको, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट डिफाइन और दैट टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में सब चीज बताएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है, लोकेशन, एनर्जी, ठीक है, ओरिएंटेशन और शेप, टाइप ऑफ ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल होगा उसके अंदर। अभी आपने अगर नोट्स बनाए होंगे बच्चों तो देखा होगा एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल पढ़ा है नोट्स के अंदर, देखा है इनके शेप भी दे रखे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप होते हैं ऑर्बिटल्स के, ठीक है, टाइप एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर बस एक नंबरों का सेट है जिससे आप इलेक्ट्रॉन की सारी चीजें पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेटा 4 टाइप का होता है, जैसे मैंने लिखा है 4 नंबर है। ये 4 कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट बोलते हैं इसको, फर्स्ट होता है बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले का नाम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले चारों के नाम बता देता हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बेटा n से, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल है, स्पेलिंग गलत हो गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n, ठीक है। दूसरा बेटा होता है उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं l से। फिर होता है एक थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी इनके नाम बता रहा हूं, फिर एक एक के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा, इसमें नाम से ही आपको कुछ लग रहा होगा कि मैग्नेटिक का इफेक्ट है कुछ, है ना। तो आपने वो याद है आपको बेटा स्टार इफेक्ट के बारे में, बच्चों याद है जो बोर समझा नहीं पाए थे, स्टार इफेक्ट और जीमैन इफेक्ट। जीमैन इफेक्ट था ना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाती है। वो बेटा कैसे पता चलेगा आपको, वो इसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो सारी चीजें बेटा जो बोर की जो भी लिमिटेशन थी, बच्चों एक बार ध्यान देना, बोर की जो भी लिमिटेशंस थी बेटा, वो सारी लिमिटेशन यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। जो भी उनके डिफेक्ट थे, जैसे उसमें से एक था कि वो सिर्फ हाइड्रोजन की बात करते थे, है ना चिरायु। उनका जो स्टडी था स्प्लिट, जो आप उन्होंने पढ़ा था स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए दिया था, बाकी सब जगह वो अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पर बेटा जो आप पढ़ोगे, अब जो एनर्जी निकालोगे तो आप देखोगे कि हम हर ऑर्बिटल की एनर्जी को निकाल पाएंगे। तो इन सब चीजों को पढ़ने के बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद बेटा ये लास्ट मॉडल है एटम का, बताया था मैंने आपको। तो यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो गई, सब चीज क्लियर हो गई लगभग एटम के बारे में, कोई अलग मॉडल नहीं आया, ठीक है। ये लास्ट मॉडल था, यहाँ सारी लिमिटेशन को सही कर लिया। एक और क्वांटम नंबर होता है जिसको बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। एक एक करके सबको पढ़ेंगे, स्पिन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों क्वांटम नंबर बेटा किसी इलेक्ट्रॉन की एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो, किसी इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस है, ठीक है दीपक। अगर आपको 4 क्वांटम नंबर पता है तो आप सब कुछ बता सकते हो इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, ठीक है, कौन से ऑर्बिटल के अंदर छुपा हुआ है। ऑर्बिटल का मतलब अभी पढ़ेंगे, सब शेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो शेल्स होते हैं, एक सब शेल्स होते हैं, सब चीज अभी क्लियर होगी एक एक करके। तो बेटा ये जो है 4 क्वांटम नंबर आपको अभी पढ़ने हैं, एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सबसे पहले टर्म लिखा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है सुनील, प्रधानाचार्य। रुको रुको एक एक करके। सुनील पहले आप बताओ क्या कह रहे हो।
प्रधानाचार्य। अरे देखिए इसमें स्पेलिंग देखी आपने ध्यान से? स्पेलिंग देखी? यस सर। कौन सी स्पेलिंग लिखी है मैंने? मुझे पता था तुम यही बोलोगे, इसलिए मैंने स्पेलिंग तुम्हें बोलने देखने के लिए बोला था। ये देखो, ध्यान मत देना कभी, ये वाला प्रिंसिपल है वो, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। सिद्धांत हिंदी में बोलते हैं ना, प्रिंसिपल का मतलब कोई सिद्धांत। बोलो, फंस गए ना तुम साइंस में? यस सर। प्रिंसिपल बेटा सिद्धांत को बोलते हैं, ठीक है? या जो इसका भी मतलब यही है कि एक बड़ी पोस्ट पर ही है, चीज वही है, उसको अगर आप समझोगे तो ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर होता है। दिस क्वांटम नंबर इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वांटम नंबर, ठीक है? इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हाँ पारुल बता रहे थे, आप क्या क्या चीज बताएगा बेटा ये? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या चीज बताता है बेटा, बताओ क्या क्या इंफॉर्मेशन है? एवरेज डिस्टेंस बताता है वो सर, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच। गुड, वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो अभी एक एक करके देखेंगे, सारी चीजें बताएगा ये। सबसे पहले आप एक चीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पर जो ये एन सिंबल लिखा हुआ है, क्या इससे पहले आपने कहीं देखा है ये? जब हम नंबर ऑफ शेल्स की बात करते थे बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो तो है। जब आप नंबर ऑफ शेल्स देखते थे बेटा, तो मैंने आपको कहा था ना कि पहला शेल है तो उसके लिए हम एन की वैल्यू 1 लेते थे, दीपक याद आ रहा है? अगर दूसरा शेल है तो n इक्वल टू 2। अब मैं आपको बता दूं ये इलेक्ट्रॉन्स के शेल दिखाता है बेटा, गुड। तो अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा और कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब आर्यन क्या है? इसका मतलब बेटा समझो, इसका मतलब ये जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन पहले शेल के अंदर है, के शेल के अंदर है, तो n की वैल्यू क्या होगी उसकी? 1, n इज इक्वल टू 1 होगी, समझ रहे हो? वो n इज इक्वल टू 1 बेटा एक्चुअल में वो क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है, ठीक है बच्चों, समझ गए? इसीलिए देखो वहां पर भी शेल्स बोलते हैं तो उसको प्रिंसिपल शेल्स बोलते हैं, प्रिंसिपल शेल्स, ठीक है? जैसे प्रिंसिपल के शेल, प्रिंसिपल एल शेल, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो वो n वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलो एक एक करके देखते हैं क्या क्या चीजें बताएगा। सबसे पहले तो बेटा पारुल ने बताया कि सबसे पहले ये आपको बताएगा, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को देखें तो न्यूक्लियस से एवरेज डिस्टेंस कितनी है? अब बेटा सोचना एक चीज, यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस की बात क्यों हो रही है? एवरेज डिस्टेंस की बात क्यों हो रही है? कौन बता सकता है मुझे ये बात कि सर यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं? याद करो बोर के मॉडल में तो बोर क्या कह रहे थे? सिर्फ डिस्टेंस बोल रहे थे। बच्चों याद है रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकाले थे आपने, है ना? लेकिन अब हमने एवरेज डिस्टेंस बोलना क्यों शुरू किया है? कंसेप्ट बताओ मुझे, ये चीज सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर क्योंकि एन की वैल्यू हर शेल में अलग अलग होती है। नहीं वो तो है, वो तो है, नहीं वो चीज बेटा वो तो है। अभी सुनो, वो तो आप यहाँ पर भी वैल्यू अलग अलग निकालोगे, एवरेज डिस्टेंस का वो मतलब नहीं है। एवरेज डिस्टेंस का मतलब ये है बेटा, देखो सुनो, आपने एटॉमिक ऑर्बिटल याद किया था, मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन बेटा क्योंकि किसी जगह स्टेशनरी नहीं है, ऑर्बिटल के अंदर बहुत सारी जगह है। अब जैसे मान लो एक रीजन है, जैसे ऐसे मानो, अगर मान लो आप ये नहीं निकाल सकते ना एक्यूरेटली कि कहां पर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप ये बता सकते हो, मान लो सपोज ये रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना? संभावना है, समझ रहे हो बच्चों? इलेक्ट्रॉन यहाँ की पोजीशन से लेके यहाँ तक लाई कर सकता है। तो जब बेटा जब आपके पास पोजीशन फिक्स ही नहीं है तो डिस्टेंस भी आपको क्या करनी पड़ेगी? एवरेज में लेनी पड़ेगी ना। डिफरेंस साई की वैल्यू निकालोगे, डिफरेंस साई की वैल्यू निकालोगे तो जब डिफरेंट वैल्यू आएंगी तो उन सबका एवरेज लेना पड़ेगा आपको डिस्टेंस के लिए। डेल्टा एक्स जिसको बोलते हो, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है किसी भी टाइम पर अगर आप देख रहे हो, किसी भी जगह पर देख रहे हो, तो बेटा डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। तो यही तो मैंने
जो अभी एवरेज डिस्टेंस का मतलब बेसिकली बेटा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक जगह पर स्टेशनरी नहीं है ना, तो किसी ऑर्बिटल के अंदर अगर आप देख रहे हो तो बेटा ऑर्बिटल के अंदर पूरी एवरेज डिस्टेंस आपको लेनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन ये सब देखो, ये सारी चीज देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो, अभी यहां इलेक्ट्रॉन यहां पर था, मान लो सुनो, इलेक्ट्रॉन यहां पर था तो कितनी डिस्टेंस हुई न्यूक्लियस और इसके बीच में, ये हो गई, बोलो। फिर इलेक्ट्रॉन जब तक आपने देखा तब तक उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी थी, ये देखो R2 हो गई, समझ रहे हो मेरी बात। ऐसे यहां पर तब तक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, ऐसी पोजीशन हो सकती है ना, बोलो, हो सकती है। जब तक इलेक्ट्रॉन आप पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हो तब तक पोजीशन चेंज कर दे रहे हो। तो एवरेज डिस्टेंस निकालने का मतलब समझ रहे हो, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो लेंथ x है, वो क्योंकि चेंज हो रहा है उसी हिसाब से बाद में क्या होगा, ये भी बेटा चेंज हो जाएगी, ये भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्या हुआ दीपक, ये स्फीयर है इसलिए बेटा ये डिस्टेंस भी चेंज होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्टली पोजीशन हमें नहीं पता है। ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन बेटा पता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कभी कभी डिस्टेंस इतनी रखेगा न्यूक्लियस से, कभी इतनी रखेगा, कभी इधर, इस तरीके से चेंज कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं, बस मैं ये चीज आपको बता रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट सेंटर से जो न्यूक्लियस से पोजीशन है वो कांस्टेंट नहीं है बच्चों, कभी कम कभी ज्यादा हो रही है, डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज कर रही है, चाहे वो थोड़ी बहुत ही कर रही होगी, पर हो सकता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग की रेंज में हो, 10 की पावर -10 में हो, लेकिन हो तो रही है। तो बस वही चीज मैं कहना चाह रहा हूं, इसीलिए बेटा हम बोल रहे हैं इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। सबसे पहले क्या बताएगा ये, इट गिव्स एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस बताएगा इलेक्ट्रॉन की कितनी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है बेटा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और क्या क्या चीज निकाल सकते हैं यहां से, और देखो क्या चीज दी हुई है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और लिखी हुई है, इट लार्जली डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक बार बेटा दीपक जो चीज मैं समझा रहा था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या था, अभी भी बच्चों को लगता है ये चीज समझ में आई नहीं है। बेसिकली बेटा देखना एक बार, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको बोलते हैं, मैंने बताया था जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की सारी पोजीशन चाहिए। तो अब आप खुद देखो, अगर आपको देखो, अब यहां पर अगर आपको न्यूक्लियस से डिस्टेंस निकालनी है तो बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज ही तो है, मैक्सिमम कितनी उसकी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जितना ज्यादा दूर होगा जो शेल होगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा, वहां ज्यादा संभावना है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की, है कि नहीं। जैसे सबसे बाहर वाला शेल है, मान लो आउटर मोस्ट शेल है, तो बेटा एक्चुअल में उस शेल के अंदर तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स है ना, बहुत सारी पोजीशंस है जहां पर इलेक्ट्रॉन लाई कर सकता है, बहुत सारी स्पेस ऐसी है, बोलो। जैसे ये है, इसमें मैंने क्या किया, इस तरीके से दिखा रखा है 3 शेल्स, ठीक है। और ऐसे क्या कर सकता हूं मैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका बड़ा होगा, ये है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डॉट डॉट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये डॉट्स बेटा क्या दिखा रही है बच्चों, ये डॉट्स क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डॉट का मतलब क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, ये इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये डॉट बेटा क्या है दीपक, ये जो डॉट्स है बेटा, ये वो पोजीशंस हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। देखो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, मान लो किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेटा पोजीशन तो बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है पोजीशन, हजारों की संख्या में भी हो सकती है। तो उनको अगर डॉट्स की फॉर्म में दिखा दिया तो वही तो ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशनल स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड आउट
ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना सबसे ज्यादा हो। ठीक है ना पारुल? तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बेटा ज्यादा बड़ा है इसका मतलब क्या है बताइए? एन से आपको क्या पता चल रहा है? आपको नंबर ऑफ शेल्स कैसे पता चल रहे हैं? यहां पर देखो, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा है और यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है तो एन की वैल्यू अगर कम होगी बेटा दीपक, अगर एन की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा इसका? छोटा होगा। अगर एन की वैल्यू बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगी, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज भी बढ़ जाएगा। बस यही तो चीज है, समझ गए बच्चों? अगर के शेल है तो छोटा साइज है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, अगर एल है तो उससे बड़ा, फिर एम, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अब आ गया समझ में? आ गया? यस सर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मेरे को पूछनी है। कई बार पता है क्या होता है बेटा, जैसे खैर टीचर की ये तो है ही, दीप्ति आज क्लास के अंदर नहीं है, एक तो 2 बच्चे अपसेंट है। हाँ, थोड़ा सा बेटा अपने दिमाग को थोड़ा सा आप लोग थोड़ा साइंटिफिक बनाओ। कैसे बनाओ बेटा विकी? साइंटिफिक। साइंटिफिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा माइंड जो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करे, है ना? क्योंकि जब बेटा क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं तो आंसर्स भी कहीं ना कहीं मिलते हैं। अगर आप सोचोगे ही नहीं उस तरीके से तो आंसर्स भी नहीं मिलेंगे, है कि नहीं दीपक? जब आप 10 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने लगते हो तो शायद आपको एक आध क्वेश्चन मिलता है आंसर। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन आप खुद ढूंढ लोगे आंसर, ठीक है? लेकिन अगर बेटा अगर हमारे अंदर इंटेंशन होगी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की, जैसे मैं अपनी बात भी बताता हूं, तो बेटा मुझे कहीं ना कहीं वो आंसर्स मिल जाते हैं। चिरायु आंसर्स बेटा मिल जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब सोचता रहता हूँ कि ये चीज ऐसी क्यों होती होगी। कोई भी नेचर में कोई भी चीज आप देखो जो आप पढ़ रहे हो, सोचो ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या इंपोर्टेंस है, इसका क्या यूज है। तो जैसे जैसे बेटा ये चीजें आपको समझ में आएंगी वैसे वैसे जितना आप कोशिश करोगे, मेरे कहने का मतलब सिंपल है, जितना आप इसमें घुसने की कोशिश करोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है? और सोचोगे सर बस एक कहानी सी चल रही है, क्वांटम नंबर आएंगे, फिर उसके बाद फिर कुछ और आएगा, फिर ऑर्बिटल भी खत्म हो जाएगा, फिर हुन्स रूल भी खत्म हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर आएगा, फिर एक अगला चैप्टर आएगा। तो ये कहानियां चलती रहेंगी। कहानी की तरह मत लो इसको, इसमें ये देखो कि हम कैसे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हो। समीक्षा आप बेटा क्लास के अंदर रेगुलर क्यों नहीं रहते बेटा? समीक्षा जायसवाल, क्या बेटा इशू है? क्लास में रेगुलर क्यों नहीं होते हो? सर डेली रहते हो? नहीं, 2 हाँ बोलो, रीजन बताओ मुझे बेटा। जो भी बच्चा मैंने बोला है, अगर आपको क्लास नहीं ले पा रहे हो किसी रीजन की वजह से, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रीजन डालना होगा। क्या करना है बेटा? सिंपल रीजन लिखना है कि आज मेरे घर में नेट खत्म हो गया, ऐसे लिख दो, नेट खत्म हो गया। अगर नेट जो भी लिखना है, ठीक है? आज मैं यहाँ पर गया, मेले में गया गणेश चतुर्थी के, तो वो लिख दो, लेकिन लिखना जरूर है। अगर नहीं लिखोगे तो क्लास में एंट्री नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। हमें भी तो पता चले कि तुम लोग कितने बिजी रहते हो, पढ़ने के अलावा तुम्हें कितने काम है, ये सबको पता होना चाहिए। चलो तो वापस आते हैं बेटा क्वांटम नंबर पर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ लिया कि बेटा एक तो हमें ये बताता है एवरेज डिस्टेंस कितनी होगी, या आप ये भी बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का साइज कितना होता है बेटा। ठीक है? इट डिटरमाइंस द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो वहां पर इसको बेटा ये भी बोल सकते हैं साइज ऑफ शेल, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन वहां पर कई शेल्स हो सकते हैं, इसलिए उसको लिख रहा हूं मैं डिटरमाइन साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना ज्यादा है उसमें, ठीक है? छोटा है कि कम है। सेकंड पॉइंट बेटा लिखा हुआ है, देखो, इट डिटरमाइंस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन की किसी शेल के अंदर कितनी एनर्जी है, जो कि बोर ने भी दी थी। बिल्कुल वही फॉर्मूला है बेटा, बोर्स फॉर्मूला आपने पढ़ा है, En = -2 Me4/n²h², ये फॉर्मूला था। वही एनर्जी बेटा यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है विकी? वही एनर्जी होती है किसी इलेक्ट्रॉन की किसी भी शेल के अंदर, के शेल के अंदर अलग होगी, एल के अंदर अलग होगी, ठीक है? तो बेटा बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ। बोर के अंदर हम शेल्स की बात कर रहे थे, ठीक है दिशा? लेकिन अब बेटा हम क्या बात करेंगे, शेल के साथ साथ सब शेल्स की भी बात करेंगे। जो शेल है ना, जैसे KLMN शेल है, उसके और भी डिवाइडेड होते हैं पार्ट्स, जिनको सब शेल्स बोलते हैं, ठीक है? तो एक एक करके भी बताऊंगा आपको, उन्हीं को ऑर्बिटल बोल रहे हैं हम, ठीक है?
तो सेकंड पॉइंट लिखा है बेटा, इट गिव्स द एनर्जी। क्या बताता है ये? किसी शेल की एनर्जी कितनी होगी? गिव्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन जैसे एटम्स के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको पता है, बाय दिस फॉर्मूला E is equal to -2 pi square Me4 n square s square, बेटा इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी निकालने के लिए, सिंपल, ठीक है। जिसमें आपको पता है m का मतलब क्या है, e का मतलब क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, n इज द नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, सिंपल। और ये n बेटा जो है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दो, ये n क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स होता था ना, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहलाएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप ये भी बोल सकते हो, इट इज आल्सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ गए मेरी बात? सिंपल है, नंबर ऑफ शेल तो होता ही है, ये नंबर ऑफ शेल्स तो बेटा रिप्रेजेंट कर ही रहा है, इसके साथ साथ उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोला जा सकता है, ठीक है। अगर पहले शेल के लिए आपको न्यूक्लियस के जो पास वाला शेल होता है वही लिखा हुआ है, द शेल क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी, ठीक है। और अगर ऑर्डर लगाए बेटा, एनर्जी का लेवल लगाए, तो ऑर्डर कैसे आएगा? अगर आप एनर्जी का ऑर्डर लगाओगे तो कैसे लिखोगे बेटा? चलिए देखो, P शेल की सबसे कम है, फिर L शेल की, उसके बाद M शेल हो गया, फिर N, फिर O, इस तरीके से चलेगा, है ना बेटा। ये ऑर्डर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये दोनों चीजें बेटा किससे पता चलती है आपको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या बोल रहा है वो। एक चीज और बेटा इससे पता चलेगी आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल, किसी भी प्रिंसिपल शेल के अंदर, यानी किसी भी शेल के अंदर, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल के अंदर कितने होते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने होंगे, वो कैसे निकाल सकते हो? वो भी आप इस क्वांटम नंबर की मदद से निकाल सकते हो। क्या लिखोगे? इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट the number of electrons, the maximum number of electrons present in any shell, ठीक है बेटा। ये तो आपने देखो 9th क्लास में भी पढ़ा था, याद करो, 2n स्क्वायर फॉर्मूला था ना, the maximum number of electrons present in any principal shell, और इसकी वैल्यू होती है 2n स्क्वायर से निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। तो पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? और k शेल, बोलो k शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे? n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा? k शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सिर्फ। फिर L के लिए देखोगे तो 8 आते हैं। इस तरीके से आपको पता है बढ़ते चले जाएंगे, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना आ गया समझ में। 3 पॉइंट्स बेटा हमने पढ़े हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, क्या क्या है? एक तो एवरेज डिस्टेंस पता चल रही है, या साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमें पता चलता है। दूसरा, एनर्जी कितनी है, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है किसी शेल के अंदर, ठीक है, उसका ऑर्डर भी आपको पता चल गया। थर्ड बेटा है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है ये, ठीक है। अगर आपको n की वैल्यू पता है ना, अगर आपको n की वैल्यू पता है तो आप बता सकते हो कि किसी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। जैसे कि शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, l के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। आया इतना समझ में? तो बेटा पहला क्वांटम नंबर आपने पढ़ लिया, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद बेटा दूसरा देखो क्या नाम लिखा हुआ है, बताइए जरा। सेकंड क्वांटम नंबर बेटा कौन सा है? बोलो, सेकंड कौन सा है?
अक्षय क्या नाम है उसका? सेकंड क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। सेकंड का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको बेटा दो नाम और लिखे हुए हैं, देखो ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं इसको, या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है इसको। तो एक तो प्राइमरी हो गया, मतलब एक प्रिंसिपल हो गया, एक दूसरे नंबर का हो गया। सेकेंडरी का मतलब समझ रहे हो ना? दो क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा जो अभी पढ़ के चुके हो, और दूसरा होता है सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एजीमुथल भी बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम भी। अब बच्चों एक चीज सोचो, इसका नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर क्यों बोल रहे हैं इसको? कॉमन सेंस की बात करो, इसका क्या मतलब है? ये ऐसा क्वांटम नंबर है जिससे आप एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को भी अक्षर निकाल सकते हो, है कि नहीं? कॉमन सी बात है, इसीलिए उसका नाम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जा रहा है। तो मेन नाम तो उसका होता है बेटा एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर, तीन नाम में से कोई सा भी आ सकता है, आपको तीनों पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही बात है। एजीमुथल बोल दो, एंगुलर मोमेंटम बोल दो, सेकेंडरी बोल दो। और किस सिंबल से बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल कौन सा लिखवाया था? स्मॉल एल। क्या होगा बेटा? ये स्मॉल एल होगा इसका सिंबल, स्मॉल से एल से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एल। ठीक है, अब बेटा ये देखते हैं इस क्वांटम नंबर का क्या रोल है, क्या क्या चीजें आपको ये बताएगा, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या चीजें बेटा इससे पता चलती हैं आपको। तो सबसे पहले देखेंगे, फर्स्ट तो आपको दिख ही रहा है एंगुलर मोमेंटम पता चल रहा है ना? तो पहला बेटा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन मेन शेल। अब जैसे अभी तक बेटा आप लोग क्या पढ़ रहे थे पारुल, कि किसी इलेक्ट्रॉन के कुछ शेल्स होते हैं, के शेल होता है, एल शेल होता है, एम होता है, इस तरीके से। लेकिन अभी बेटा एक चीज मैंने आपको बताई कि किसी शेल के भी बहुत सारे सबशेल्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा? सबशेल्स हो सकते हैं। ऐसे समझो, मैंने जो एटॉमिक ऑर्बिटल की बात बताई थी आपको, ऑर्बिटल्स बताए थे कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर भी हो सकता है, इस पोजीशन पर भी, तो उसी तरीके से आप लगा लो किसी शेल के बेटा बहुत सारे सबशेल्स हो सकते हैं। और ये एल का मतलब क्या है बेटा? एल की वैल्यू आपको ये बताएगी कि किसी शेल के अंदर कितने सबशेल्स होंगे, किसी शेल के अंदर बेटा कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे। अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले लिखते हैं, ये क्या क्या चीज बताएगा आपको? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फर्स्ट नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन ए शेल, नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन अ शेल। किसी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे? सबका मतलब पता चल गया ना आपको, छोटे छोटे शेल्स, मतलब उसी के पार्टीशंस है एक तरीके से, तो उनको कैसे निकालेंगे। दूसरी बेटा क्या चीज लिखी हुई है इस पे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, और क्या बताएगा ये? एंगुलर मोमेंटम बताएगा, है ना? किसी इलेक्ट्रॉन का कितना एंगुलर मोमेंटम होगा बेटा, किसी भी सबशेल के अंदर कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, समझ रहे हो? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन एनी सबशेल। इसका बेटा एक फॉर्मूला होता है, अभी मैं याद अभी बताऊंगा आपको, एक एक करके पहले 4 पॉइंट्स लिखवा देता हूं कौन कौन सी मेन है, फिर एक एक करके चीज बताऊंगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है जो आपको पढ़ना है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चलो, तो थर्ड पॉइंट बेटा क्या है? रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स। थर्ड क्या चीज लिखी हुई है? थर्ड पॉइंट, अभी बेटा देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ये बता रहा था किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, या किसी शेल की एनर्जी कितनी होगी। लेकिन बेटा क्योंकि एक शेल के कई सारे पार्टीशन हो सकते हैं दिशा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? हर एक सबशेल की एनर्जी भी अलग अलग होगी। जैसे मान लो अगर किसी शेल के अंदर 2 पार्टीशन है, ठीक है, तो एक की बेटा एनर्जी अलग होगी, दूसरे की अलग होगी। वो कौन बताएगा? ये वाला क्वांटम नंबर, ठीक है। तो दिस एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल टू द रिलेटिव energies of various subshells, ठीक है बच्चों? हर एक सबशेल की एनर्जी कितनी होगी, आपस में कितनी है, रिलेटिव का मतलब समझ रहे हो?
जैसे एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी, रिलेटिव मतलब कंपैरिजन। हम कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज्यादा है। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा एक पॉइंट और है इसमें, मैंने आपको बोला था शेप। ये आपको ये भी बताएगा व्हाट इज द शेप ऑफ वेरियस सबशेल्स प्रेजेंट इन सेम प्रिंसिपल शेल। कैसा शेप होगा किसी सबशेल का, व्हाट इज द शेप ऑफ वेरियस सबशेल्स प्रेजेंट इन ए शेल। ठीक है बेटा, तो कैसा शेप होगा सबशेल का, कैसा डिजाइन होगा। ठीक है, अभी वो धीरे धीरे आपको चीज समझेंगे, जैसे एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के शेप्स हैं तो वो सब चीजें भी ये बताता है। ठीक है, शेप ऑफ वेरियस सबशेल्स प्रेजेंट इन ए शेल। प्रिंसिपल शेल के अंदर कितने सबशेल्स हैं, उनका शेप क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या होगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा और नंबर ऑफ सबशेल्स क्या होंगे। ये चारों चीजें मतलब बेसिकली क्या है आप ये समझ लो, मैंने बोल दिया था आपको पहले ही कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो बेटा नंबर ऑफ शेल्स की बात करता है, शेल्स की चीजें बताता है। ठीक है, और जो ये सेकेंडरी क्वांटम नंबर का मतलब बेटा क्या है अक्षय, कि ये सब शेल की चीजें बताएगा, कितने सब शेल होंगे, क्या एनर्जी होगी उनकी, क्या उनका एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, और कैसा उनका शेप होगा, ये चारों चीजें बताएगा। अब एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर बेटा अपने को अगर n की वैल्यू पता है, अगर बेटा हमें n की वैल्यू पता है तो l की वैल्यू कैसी होगी, कितनी होगी, हम कैसे निकालेंगे। तो देखना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी गिवन वैल्यू ऑफ n, मान लो अगर आपको n की वैल्यू पता है बेटा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है, वैल्यू ऑफ n, ठीक है, n बेटा क्या होता है, n-1 के बराबर होता है। क्या होता है बेटा, l की वैल्यू जो होगी वो n-1 के बराबर होगी। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं, ठीक है, अगर मान लो अगर फर्स्ट शेल के लिए, फॉर फर्स्ट शेल, अगर फर्स्ट शेल के लिए देखोगे बेटा तो आपको उसमें n की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, फर्स्ट शेल के लिए बेटा n की वैल्यू 1 है ना, तो l कितना हो गया, n-1 का मतलब 0। इस 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब बेटा क्या है, इस 0 का मतलब, और एक चीज समझ लो यहां पर नो सबशेल्स, इसका मतलब बिल्कुल सही बेटा, कोई सबशेल नहीं है, यानी एक शेल होगा, मतलब खाली एक ही शेल रहेगा, उसमें कोई और पार्टीशन नहीं है। तो जैसे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो देखो कैसा दिखेगा अपने को, एक ऐसा सबशेल दिखाई देगा, बस एक पार्टीशन, इसको बोलते हैं जैसे S, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर दूसरे के लिए देखोगे तो क्या होगा, फॉर सेकंड शेल। तो बेटा एक तो यहाँ पर देखो वैल्यू तो आपको पता चल गई, एक चीज और समझो, इसकी रेंज कहां से कहां लाई करती है, इसकी रेंज जो है वो कहां से कहां लाई करती है, इट कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। बेटा इसकी वैल्यू कहां से कहां लाई कर सकती है, l की वैल्यू बेटा इसके बीच में लाई करेगी, देखना 0 से तो बड़ी होगी, 0 से लेकर और n-1 के बीच में होगी, है ना। तो सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, जैसे n इक्वल टू 2 पुट करो तो कितना होगा बेटा, n=1। ठीक है, इस n इक्वल टू 1 का मतलब ये है इसकी दो वैल्यू होगी बेटा, नहीं 0 और 1। ठीक है, मैंने देखो वहां लिखा है आपको, देखो l की वैल्यू 0 और 1 n-1 के बीच में लाई कर सकती है। तो देखो जरा, अगर आप यहाँ पर 2 पुट करोगे बेटा, यहाँ पर 2 पुट करोगे तो एक तो 0 भी हो सकती है इसकी वैल्यू और एक n-1, तो 0 और 1 दो वैल्यू हो सकती है। इसका मतलब बेटा कितने सबशेल्स हो गए, यहाँ पर कितने सबशेल्स होंगे, अगर दो वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब एक 0 एक 1, इस तरीके से बेटा लिखेंगे। तो n=2 को कैसे लिखेंगे, दो सबशेल्स दिखाई देंगे आपको, एक को बोलोगे s, दूसरे को बोलोगे p। ठीक है, दिख रहा है बेटा, s और p। अभी ये देखो ये ऑर्बिटल्स ही है,
अक्षय ये सब बेटा ऑर्बिटल्स ही हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी, एफ। अगर आपने नोट्स लिखे होंगे तो आपने देखा होगा ये ऑर्बिटल्स होते हैं कुछ। तो ये सबशेल्स का मतलब मैंने बताया ना ऑर्बिटल्स हैं, एस, एस पी। इसी तरीके से अगर 3 पुट करोगे तो क्या होगा, थर्ड शेल आ जाएगा आपका कितना, थर्ड के लिए बेटा देखो कितनी वैल्यू होगी, n की वैल्यू तो 3 हो गई और n की कितनी वैल्यू हो सकती है, 0, 1 और 2। 0, 1 and तो कैसे ड्रॉ करोगे इसको, अगर ऐसे डायग्राम ड्रॉ करना चाहे तो कितने शेल दिखेंगे अपने को, अब 3 दिखेंगे। तो n = 3 के लिए बेटा कितनी होगी वैल्यू, s, p और d, एक और ऑर्बिटल की आ गई। ठीक है बच्चों, ये नंबर ऑफ सबशेल्स है आपके। पहले के अंदर देखो 0 का मतलब बेटा एक सबशेल ही है, चाहे उसको शेल समझो चाहे उसको सबशेल समझो, एक ही चीज हो गई। ठीक है, ये नंबर ऑफ सबशेल्स है आपके। पहले के अंदर एक जैसा शेप दिखाई दे रहा है, फिर इसमें 2 पार्टीशन दिखाई दे रहे हैं, इसमें 3 हो गए और n = 4 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2 और आ जाएगा, है ना। इनके नाम क्या क्या हो जाएंगे, S, P, D और F। पहला बेटा S चल रहा है, फिर P, तीसरे को P, तीसरे को D बोल रहे हैं, फोर्थ को F बोलेंगे। तो देखो चौथे के लिए क्या हो जाएगा, 4 शेल। अगर चौथे शेल के अंदर देखोगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू, n की वैल्यू बेटा 4 हो गई और n की वैल्यू हो गई 0, 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात, हम कैसे वैल्यू निकाल रहे हैं। इस तरीके से बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ सबशेल्स। दिख रहा है बेटा पारुल, नंबर ऑफ सबशेल निकालेंगे। yes sir, पहले के अंदर 0 है वैल्यू, मतलब जैसे कि एक ही शेल है सब कुछ। ठीक है, दूसरे के लिए बेटा 2 वैल्यू आ रही है, 0 और 1, तो 1 और 2 यानी 2 वैल्यू आई। फिर अगले के लिए 3 आ गई और फिर 4 आ गई, इस तरीके से बढ़ती चली है। ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से बेटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स को निकाला जा सकता है। अगर आपके पास L की वैल्यू को पता है तो कैसे n-1 करके निकाल दो। ठीक है बच्चों, देख लो ध्यान से, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर आगे हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, किसी इलेक्ट्रॉन का बेटा किसी सबशेल के अंदर कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर अगला देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम भी मैं आपको बोला था, इसका नाम एंगुलर मोमेंटम है बेटा। तो उसके लिए बेटा एक फॉर्मूला है हमारे पास पारुल, जिससे हम निकाल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को। ठीक है, वो फॉर्मूला लिख के बताता हूं मैं आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके थ्रू। उस फॉर्मूले में L का यूज है, देखो नोट्स के अंदर दिख रहा है आपको फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, थर्ड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 और H अपॉन 2 पाई, h upon में 2 पाई। ये बेटा H अपॉन 2 पाई अलग है, ये इसके अंदर अंदर नहीं है, ये अलग है। ठीक है, ये फॉर्मूले का यूज करना है। इसमें ध्यान देना आपको बेटा, L की वैल्यू दिख रही है ना, और H बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, पाई भी कांस्टेंट है। तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे अगर किसी का भी एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, अगर आपको L की वैल्यू पता है ना, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ 1, मतलब L की वैल्यू अगर आपको पता है तो मोमेंटम निकाल सकते हो। जैसे अगर मान लो अगर आपको L की वैल्यू 1 के लिए निकालना है या 0 के लिए निकालना है, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट शेल के लिए निकालना है, L = 0 रख के तो करो एक बार, कितना आएगा, 0 × 0 + 1 1 आ गया। कितना आ जाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम, H अपॉन 2 पाई। एक बार याद करना बेटा, अक्षय याद करना, जब हम बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाली थी। पहले वाले का इतना ही आया था, मैंने कहा था ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उसमें भी क्वांटाइज होते हैं एंगुलर मोमेंटम, उसका मल्टीपल होगा, H अपॉन 2 पाई का मल्टीपल बताया था, देख लो। तो पहले का वही वैल्यू आ रही है जो उसके थ्रू आई थी। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर L = 1 पुट करोगे तो वैल्यू उसी तरीके से चेंज होती चली जाएगी, है ना। तो
तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो बेटा कितनी हो जाएगी 2 × 2 + 1 3 √6 h/2 पाई, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, अंडर रूट में चल रही है, तो इस तरीके से बेटा हम निकाल सकते हैं। और जो एंगुलर मोमेंटम की बेटा यूनिट होती है उसको बोलते हैं bm से रिप्रेजेंट करते हैं। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। क्या है बेटा इसका यूनिट का मान, मतलब बोर्स मैग्नेटॉन, बेटा ये यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आरएमएस समझ में, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है बोर्स मैग्नेटॉन, bm से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली एग्जाम में अगर छोटा सा कोई क्वेश्चन आए कि l की वैल्यू आपको दे रखी हो या पता हो, या आपको n की वैल्यू दे रखी हो पारुल, तब भी निकाल सकते हो। अगर आपको n की वैल्यू दे रखी है तो पहले आप l की वैल्यू निकाल लो n-1 करके, और फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकाल दोगे, ठीक है बच्चों। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर सकते हो। इसमें बेटा एक चीज और है, यहाँ पर इन्होंने एक और कांस्टेंट का भी यूज करने की कोशिश करी है, h बार करके लिख रखा है h अपॉन 2 पाई, तो उसकी जरूरत नहीं है इतना, जैसे उसको इस तरीके से भी लिख देते हैं कई बार, इस फॉर्मूले को ऐसे करके लिखा हुआ है l × l + h, ठीक है, × h बार, ये कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर h बार का मतलब होता है h अपॉन 2 पाई, उसका कोई मतलब नहीं है, इसको यूज करने की जरूरत भी नहीं है, ये तो बन ही रहेगा, ठीक है। ऐसे करके भी लिखा रहता है, ठीक है बच्चों। h बार भी लिखा रहता है, h बार भी वही है, मतलब h अपॉन 2 पाई को अगर आप दूसरे सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इस तरीके से कर सकते हो, चीज वही है, वो इक्वेशन और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, है ना। इसकी जगह इसको बेटा आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस सिंबल से कर रहे हो, है ना। तो कई बार बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, बात वही है, वैल्यू वही है, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा आपका सेकेंडरी क्वांटम नंबर है, इससे आपको क्या क्या चीज पता चल रही है, नंबर ऑफ सबशेल्स निकाल सकते हो L की वैल्यू से, और क्या निकाल सकते हो, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, हर शेल की एनर्जी को निकाल सकते हो, सब शेल की एनर्जी अलग अलग कैसे निकलेगी वो भी कैलकुलेट हम कर पाएंगे, और चौथा क्या था, शेप भी देख पाएंगे। शेप में आगे आपको बताऊंगा कैसे कैसे शेप होते हैं, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, पी का कैसा होता है, लोब जैसा, ठीक है, फूल जैसा नजर आएगा, तो वो धीरे धीरे चीजें अब आपको समझ में आ जाएंगी। अभी हम पहले क्वांटम नंबर पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वांटम नंबर बेटा जो आपका है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, कि ये दिखाएगा आपको एक तरीके से कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, अक्षय तो याद करो जो स्प्लिटिंग वाली मैंने बात बताई थी, जब हम किसी एटम को, हाइड्रोजन के एटम को या किसी भी एटम को बेटा अगर हम देखें, अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो वहां पर हमने देखा था कि स्पेक्ट्रल लाइन जो है ज़ीमैन इफेक्ट, हाँ ज़ीमैन इफेक्ट बेटा, गुड, ज़ीमैन इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो वो ज़ीमैन इफेक्ट जो बेटा था वो क्यों हो रहा था, अभी वो चीज आपको इस क्वांटम नंबर से समझ में आएगी। तो दिस क्वांटम नंबर एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिटिंग और ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन बेटा बेसिकली करता क्या है, देखो, तो इलेक्ट्रॉन को बेटा जब आप किसी ऑर्बिटल मोशन, इसका रीजन देखो क्या लिखा है, इसका रीजन लिखा है जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में मूव कर रहा होगा, है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल में या ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो बेटा ऐसे करते पर वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है पारुल, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा उसकी वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, ठीक है दिशा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किसमें क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है, और उसकी वजह से, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लाइंस स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर समझाने के लिए क्वांटम नंबर का यूज कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बेटा क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सबशेल। ये भी आपको ये बताएगा, देखो पहला वाला जो क्वांटम नंबर है वो आपको शेल्स बता रहा है, दूसरा वाला क्वांटम नंबर बेटा नंबर ऑफ सबशेल्स बता रहा है, किसी शेल के अंदर कितने सबशेल्स होंगे, और तीसरी चीज क्या पता चल रही है आपको कि किसी सबशेल के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे।
सब शेल भी बेटा डिवाइडेड है ऑर्बिटल्स के हिसाब से, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, ठीक है बेटा। तो ये m क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रीफर्ड ओरिएंटेशन। ऑर्बिटल का मतलब बेटा क्या हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन क्या क्या पोजीशंस ले सकता है ना। ऑर्बिटल आपको बताया था यही कि इलेक्ट्रॉन क्या क्या पोजीशन ले सकता है, कहां पर हो सकता है, किसी सबशेल के अंदर, तो वो लोकेशन को हम एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। तो बेटा यानी यहां पर आपको ये पता चलेगा, m ये बताएगा आपको कितने ऑर्बिटल्स हैं किसी सबशेल के अंदर, मतलब अगर एक सबशेल है तो उसके अंदर कितने पार्टीशन के अंदर कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको, एक मिलेगा, दो मिलेंगे, तीन मिलेंगे, चार, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम निकालते हैं फॉर ईच एल m = 2l+1, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है आपको 2l+1। तो बेटा आज की क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है, तो आज यहाँ पर आपको मैंने जितना पढ़ाया है उतना रिवाइज कर लेना, और होमवर्क में क्या करोगे, होमवर्क में क्या दूं आपको, रिटर्न वर्क दूं या नोट्स कंप्लीट करोगे सभी बच्चे। चलो अभी आज मैं आपको नोट्स कंप्लीट करने के लिए टाइम दे देता हूं, ठीक है, फिर कल आपको होमवर्क दूंगा। तो आज बेटा एक बार रिवाइज करना है सारे नोट्स, कल आपको पता होने चाहिए कि क्वांटम नंबर क्या थे जो आज पढ़ाए, ठीक है। चलो ओके बाय, टेक केयर।